हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 9 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश यानी कि भारत का मुद्रण संसार। आज हम देखेंगे भारत का मुद्रण संसार। इसके अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उन्होंने इंडिया में वो कब आई, कैसे आई, उनकी शुरुआत कैसे हुई और इसका भारत के समाज पे, भारत की सभ्यता या उसके कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सारी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। सबसे पहले बच्चों हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले भारत में जो है वो लिखा नहीं जाता था या फिर हमारे पास जो था लिखित सामग्री नहीं थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस तो 17वीं शताब्दी में आ रहा है, लेकिन अगर हम उससे पहले भी देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी गई थी। तो वो किस तरीके से लिखी जाती थी, वो क्या होती थी, अब हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जिन्हें कि इंग्लिश में हम मैन्युस्क्रिप्ट और हिंदी में हम पांडुलिपियां कहते हैं, वो ऐसा नहीं था कि केवल संस्कृत में ही होती थी, बल्कि भारत के बहुत सारे जो है भारत में जो बहुत सारी भाषाएं हैं, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी, उन सभी में जो है हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। और ये किससे बनाई जाती थी? तो ये या तो पत्तों पर होती थी या फिर हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। तो उसके बाद जो है या तो उन्हें मोटे तख्तियों में या फिर उसकी जिल्द से सिलकर बांध दिया जाता ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। और 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही है। एक और चीज बता दूं बच्चों, ऐसा नहीं था कि जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बंद हो गई। नहीं, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 17वीं सेंचुरी से आ गया था, लेकिन आपको पता है बच्चों की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपियों का लेखन लेट 19वीं सेंचुरी तक चलता रहा था। तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो है पांडुलिपियां बंद हो गई थी। नहीं, वो उसके बाद भी उनकी छपाई जो है वो की जाती थी। जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी में आप देख सकते हैं। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव और उनके द्वारा जो है वो उसके कुछ पन्ने इसमें दिखाए गए हैं। ये एक जो है अकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना था। लेकिन पांडुलिपियां जो है लिखी जाती थी तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छा था या बहुत ही लाइफ लॉन्ग जो है इसको हम रख सकते थे अच्छे से। नहीं, क्योंकि इनका जो हम इनको कंजर्व करके रखते थे ना, ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती थी, बहुत महंगी भी होती थी और एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। मतलब इनके यूज के लिए ना हमें बहुत ही इसको सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि हम लोग बिल्कुल इसको रफली यूज कर सकते हैं। नहीं, बड़ी सावधानी उनको जो है यूज करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए होती थी, कहीं वो फट ना जाए। दूसरे एक प्रॉब्लम ये थी कि लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। तो स्क्रिप्ट भी जो है अलग अलग होती थी, क्योंकि क्या होता था कि जैसे जो भी व्यक्ति इसे लिखता था ना, उनकी एक अलग शैली होती थी। मान लीजिए कि कलकत्ता का एक व्यक्ति अगर लिख रहा है, एक मुंबई का व्यक्ति उसे लिख रहा है, तो दोनों की लिपियों में बहुत अंतर है। तो इसी वजह से क्या होता था कि उसके तरीके जो है वो अलग अलग शैलियों में लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता था और इसीलिए उनका व्यापक जो है वो दैनिक इस्तेमाल नहीं हो पाता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में
ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का एक बड़ा जाल था। हम देखते हैं कि पूर्व औपनिवेशिक अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो उस समय जो है वहाँ के बंगाल में जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो गांव थे, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल का एक बहुत बड़ा जाल था। मतलब बहुत ज्यादा जो है वो प्राइमरी स्कूल थे। लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी क्या करते थे, आमतौर पर किताब जो थे उन्हें पढ़ते नहीं थे। देखिए, उन्होंने टेक्स्ट जो है वो रीड नहीं कर रहे हैं। गुरु क्या करते थे, याददाश्त से किताबें उनको सुनाते थे और विद्यार्थी जो है बस उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े जो है वो साक्षर बन जाते थे। आप देखिए, साक्षर है लोग लेकिन वो रीड नहीं कर रहे हैं। वो जो है किसी भी बुक जो है उसको रीड नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि वो जो है किताबों को लिख लेते। मतलब जो वो बोलते थे ना, उन्हें वो विद्यार्थी लिखना तो जानते हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं जान पा रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने हैं 1824 का। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है और पेज पर खुशनवीसी, नक्काशी और डिजाइन आप देख सकते हैं। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रही। ऋग्वेद के कुछ पन्ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। प्रिंट के आवागमन के काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रही और यह पांडुलिपि जो है वो मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो प्रिंटिंग है वो भारत में आया और इससे क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब हम चीजों को यहाँ पे हम समझेंगे। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जैसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें जो है वो छप चुकी थी। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए बच्चों कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में कहाँ पर आया, गोवा में आया। और गोवा में आने के बाद जो पुर्तगाली, क्योंकि गोवा में पुर्तगाली जो लोग थे वो धर्म प्रचारकों के साथ यहाँ पर आया था, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज जो है वहाँ की उस रीजन की लैंग्वेज है, तो पहले उसने वो सीखी इन पुजारियों ने, और फिर कई प्रकार की पुस्तिकाएं जो है यहाँ पे छापी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। तो देखिए, एक तमिल में किताब छपी है 1579 में, दूसरी मलयालम भाषा में छपी है 1713 में, और दोनों ही जो है वो छापने वाले कौन थे, कैथोलिक पुजारी थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का जो है वो अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी या 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि जो इंग्लिश प्रेस है वो इतनी जल्दी जो है भारत में अभी नहीं आ पाया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, मुझे लगता है बच्चों ये नाम आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने ही 1780 में पहला एक न्यूज़पेपर छापा था, बंगाल गजट, और ये जो है एक वीकली मैगजीन थी। इसका संपादन शुरू हुआ था, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। हिक्की का ये कहना था, उन्होंने जो बंगाल गजट जो है वो जो मैगजीन का संपादन शुरू किया था, उन्होंने कहा था ये एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसे अखबार है जिसमें सभी जो किसी के लिए प्रभाव में नहीं है, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश अधिकारी है उनके प्रभाव में भी नहीं है, और ये सभी के लिए जो है खुली हुई एक व्यावसायिक पत्रिका है, ऐसा उन्होंने अपने बताया था। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था,
जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल होते थे। तो जो अगस्त हिक्की थे वो बहुत सारे जो है एडवर्टीजमेंट को छापते थे, और मुख्य रूप से जो इनके विज्ञापन में जो है जो मुख्य विषय वो होते थे जो स्लेव थे, जो दास थे, उनकी बिक्री का या उनको कहाँ से लाया जाए, इस तरीके के इश्तेहार जो है वो शामिल रहते थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था, क्योंकि जो भी वो यहाँ पे करते थे, जो अंग्रेजी अधिकारी वगैरह होते थे, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे गॉसिप जो है वो छापता था। तो इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल, जो उसमें तात्कालिक गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इनकी रक्षा कर सके। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वॉरेन हेस्टिंग ने एक तरफ जो उनसे उनकी छवि को जो बिगाड़ रहे थे, जो अंग्रेज अधिकारियों की छवि को बिगाड़ने वाले जो थे हिक्की, उनको उनसे वह नाराज हो गए, उन पर उन्होंने मुकदमा कर दिया। और अब सरकार के हित में जो न्यूज़पेपर छापने वाले लोग थे, जो प्रकाशन थे, उसको उन्होंने आश्रय प्रदान किया ताकि उनकी इमेज जो है, जो खराब हुई इमेज है, वो फिर से उनकी अच्छी हो जाए। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार जो है छापने लगे थे। ऐसा नहीं था कि 18वीं सेंचुरी आते आते जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही छप रहे, नहीं, बल्कि अब कई इंडियंस थे, कई हिंदुस्तानी थे जो भी अपने अखबार छापने लगे थे। और ऐसे प्रयासों में पहला नाम था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजेट। So what did we learn today? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा कि भारत का मुद्रण जो संसार है उसे हमने समझने का प्रयास किया। मुद्रण युग से पहले क्या होता था, तो पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट जो है लिखी जाती थी, उनके बारे में हमने चर्चा की। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से छपाई का भारत में आगमन हुआ। इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस